तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखना शुरू करेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन थ्योरी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग एक सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी फोटोन जो होती है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को हिट करती है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन को हिट करती है, वो फोटोन आपका पूरा एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देती है। ओके, सो एंड ट्रांसफर इट्स होल एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस transfer of energy takes place in negligible amounts of time. मतलब it is instantaneous process. That is, it is instantaneous process. ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ओके, उसके बाद होता क्या है, आइंस्टाइन ने ये बताया कि उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन देन comes out of the material, मतलब मटेरियल के अंदर फंसा हुआ रहता है ये इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन अंदर अगर फंसा हुआ है तो उसको अंदर से बाहर तक आने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगा, मानते हो कि नहीं? दैट मीन्स अभी आपको अगर मैंने मान लीजिए एक रूम के अंदर रखा और फ्लोर पे पूरा का पूरा कुछ तो भी बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान के बीच में आपको रखा। अभी जितना आपको मैं अंदर रखूंगा या फिर जितना ज्यादा सामान रखूंगा आपके सामने, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना एनर्जी लगेगा उन सामान को हटाकर आगे की तरफ आने के लिए। या फिर बहुत सारे भीड़ के बीच में अगर आप खड़े हो, ओके, मुंबई के लोकल ट्रेन जैसे इमेजिन करो, मुंबई के लोकल ट्रेन में भीड़ में आप खड़े हो, आपको ट्रेन के बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी लगता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि पहली बात आप कितने अंदर हो, दूसरी बात ट्रेन में कितना भीड़ है। तो जितना ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, जितना ज्यादा अंदर उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा। बेसिकली कुछ ना कुछ तो एनर्जी जरूर लगेगा। आप अगर एकदम कोने में भी रहेंगे तो भी एक कदम डाल के बाहर आने के लिए कुछ तो भी एनर्जी लगेगा आपको बाहर निकलने के लिए। ओके, देन दैट मींस आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द मटेरियल spending some energy, spending a part of the energy, the energy received from the photon। मतलब फोटोन से रिसीव हुआ जो एनर्जी है, वो एनर्जी में से कुछ पार्ट स्पेंड करने के बाद बाहर की तरफ आती है। ओके, द मिनिमम, अभी हर एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी लगेगा, ये तो आप जानते ही हो। अभी कोई मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ, मैंने 10 फोटोन फेंका, 10 फोटोन की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकला, तो शायद पहले वाले इलेक्ट्रॉन को 1 यूनिट ऑफ एनर्जी लगा होगा एंड 10वें इलेक्ट्रॉन को 10 यूनिट ऑफ एनर्जी लगा होगा। तो अभी सबका वैल्यू अलग अलग है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी को वापस 1 है, किसी को 1.5 है, किसी को 5 है, किसी को 9 है, किसी को 10 है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। अब हम किसको, हम जब कंसिडर करेंगे तो हम किसको कंसिडर करेंगे? हमारे हम जब कंसिडर करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई सबसे कम एनर्जी कितना किसने स्पेंड किया बाहर निकलने में। ओके, वो देखेंगे। द मिनिमम एनर्जी स्पेंट ऑन coming out of the spent by an electron on coming out of the material नाम से बुलाया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन के नाम से उसको बुलाया जाता है। दिस इज द नेम। इसमें एक सिंबल भी है, मैं वो सिंबल में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ी देर। ओके, हाल फिलहाल के लिए सिंबल है करके जो समझ के रखना है, वो टाइप नहीं कर सकता, मैं बाद में उसको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या सीखा? हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और उसका पूरा का पूरा एनर्जी उसको दे देता है। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम पे चलता है, तो इसको इंस्टेंटेनियस प्रोसेस माना जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होती है, जैसे ही उसको एनर्जी मिलता है इमीडिएटली वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर निकलते निकलते थोड़ा बहुत थोड़ा सा पार्ट ऑफ एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है उसको बाहर निकलने के लिए। जो भी मिनिमम एनर्जी उसको स्पेंड करना पड़ा, उस मिनिमम एनर्जी को हम बुलाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। द रिमेनिंग
part of the energy is used as is used as its kinetic energy। क्योंकि बाहर निकलते ही इलेक्ट्रॉन जो है ना उसे खाली नहीं देते हैं, वो लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। मूव करने के लिए उनको काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी इनको जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जो भी टोटल फोटोन का एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन को निकालने के बाद जो बचता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। एंड वन मोर पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, photons are chargeless particles with energy। एनर्जी कितना है करके मैं यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दूंगा बाद में, पेंसिल से ड्रॉ करके डाल दूंगा। तो इतने सारे पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे, एक एक करके बता दिया मैंने आपको। चलो अभी पहले एक एक करके अंडरलाइन कर देता हूँ क्या क्या है। ये रहा अपने टॉपिक का नाम, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा सेकंड पॉइंट, ये रहा थर्ड पॉइंट, ये रहा फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। ओके, ये 6 पॉइंट्स दिमाग में रखना। और ये जो सिंबल है एनर्जी जो बचती है उसके पास, दैट इज एच न्यू। एंड वर्क फंक्शन का सिंबल जो होती है वो है फाई के नीचे नॉट। फाई नॉट बोलते हैं उस सिंबल को। ओके, फाई नॉट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम एनर्जी। अब इसमें से एक बात तो समझ में आया कि भाई फोटोन के पास टोटल एनर्जी कितना था, एच न्यू था। ठीक है भाई, एच न्यू था। तो वो जो टोटल एनर्जी उसने जो भी दिया वो दो पर्पस के लिए यूज किया गया है। एक तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर निकलने के लिए, कितना एनर्जी उसने स्पेंड किया अंदर से बाहर निकलने के लिए, फाइन नॉट का एनर्जी उसने स्पेंड किया अंदर से बाहर निकलने के लिए। एंड उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन ने इतना एनर्जी स्पेंड किया अंदर से बाहर निकलने के लिए, एंड बचा हुआ एनर्जी उसने काइनेटिक एनर्जी के तरफ में यूज किया। अब सिंपल सा फंडा है, बाहर निकलने के लिए अगर उसने सबसे कम एनर्जी यूज किया, दैट मीन्स उसके पास जो बचा हुआ एनर्जी रहेगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। सो if the spent energy is minimum, then the leftover energy will be maximum. Therefore, this will be half mv max square। ये एक्सप्रेशन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इट इज। ओके, सो प्लीज कीप दिस एक्सप्रेशन इन योर माइंड बिकॉज इट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके आगे के सारे एक्सप्रेशन जो है ना वो इसी में से कनेक्टेड होते हैं। चलो वन बाय वन स्टडी करते हैं अभी। नाउ एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैं बोल सकता हूँ जब हमारा फ्रीक्वेंसी जो होती है व्हेन इट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल से जस्ट बाहर निकलती है। व्हेन आई से दैट वो सिर्फ जस्ट बाहर निकलती है, इसका मतलब इट इज नॉट गोइंग टू मूव। इसका मतलब उसका वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा। ओके, देयरफॉर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। तो न्यू की जगह पे न्यू नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर की जगह पे हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। So if we are substituting 0 over here, just a moment. Yes. So in this case, I can say that h instead of mu and substitute mu naught is equal to phi naught plus 0. That will give me phi naught is equal to h mu naught. Now this is another extremely important expression because कहीं पर भी अगर phi naught का expression अगर आपको find करना होगा, this is your answer, h mu naught. Okay. And since mu is what frequency, we know that कि हमें अच्छे से पता है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ये तो आप जानते ही हो। इट्स लाइक स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ये हम लोग ने वेव मोशन चैप्टर में सीखा है। इसको अगर डाल देंगे यहाँ पर
Therefore, I can also write this expression of phi naught as h multiplied by c upon lambda naught. ये speed की जगह पे मैंने c क्यों डाला? Because over here what we are speaking is about electromagnetic waves. And electromagnetic waves का speed कितना है आपको जानते ही हैं. It is 3 into 10 raised to 8 which is also equal to speed of light. And speed of light को हम लोग अक्सर c से denote करते हैं, इसलिए यहाँ पर c डाला. Am I clear till now? Any doubt till now? No, sir. Okay, very good, very good. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सो फाइन आउट के एक्सप्रेशन हमें मिल जाए, तो इसको अगर रिटर्न सब्स्टिट्यूट किया, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. इसमें से मुझे मिलेगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले लिया तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट रहेगा मेरा एक्सप्रेशन, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन. At the same time, this half mv max square is also equal to, you guys are very well aware that it is also equal to E मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट. तो इसको हम E मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं. एंड एक और एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पे C अपॉन लैम्डा अगर डाल दिया मैंने, तो C को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, अंदर बचेगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा. तो इतने सारे एक्सप्रेशन एक दूसरे से इक्वल है. ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर. अभी सिचुएशन के अनुसार, so sorry for the disturbance. As per the situation, we can use whichever expressions are comfortable for us. Am I clear now? Yes, sir. Okay, please note it down. And one more thing, ये पूरा का पूरे चैप्टर में जो भी कैलकुलेशंस आने वाले हैं ना, सारे के सारे कैलकुलेशंस इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. इतना दिमाग में रखने में. प्लीज नोट इट डाउन. माय डियर चिल्ड्रन, ये टेक्स्ट बुक का सम है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था आपको. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन्होंने क्वेश्चन में दिया है. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज 2.76 into 10 to minus 5 सेंटीमीटर. तो आपको ये लैम्डा नॉट का वैल्यू मिल जाएगा. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना. एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन दिस वैल्यू. तो इस वैल्यू के अगर ऊपर रहेगा तो वेवलेंथ क्यों एमिट नहीं होता है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है बच्चे लोग. इसका जवाब बहुत ही सिंपल है बच्चे लोग. ये होता है बेसिकली थ्योरी. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि भाई इतना वेवलेंथ जब देते हैं तो उसको जो एनर्जी मिलता है, दैट एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, that is work function energy which is required, which is at least required for the electron to come out of the material. उससे एनर्जी अगर कम कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल सकती है. तो अगर वेवलेंथ तुमने अगर बढ़ा दिया इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली उसका एनर्जी कम हो जाएगा. ओके, क्योंकि एच सी अपॉन लैम्डा होता है एनर्जी का एक्सप्रेशन. डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे तो एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा. दिस इज द रीजन व्हाई the electrons will not be able to come out of the material, due to which there won't be any photoelectrons emitted. फिर नेक्स्ट सवाल पूछा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है एच सी इंटू ब्रैकेट 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट. इसमें लैम्डा नॉट का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास. देन इसमें बोला है कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ दिया 1.8 into 10 to minus 5 सेंटीमीटर. तो आपको लैम्डा की जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, देन यू विल गेट द वैल्यू एज काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा. सो ऑन जो भी मिल जाएगा, आई बिलीव 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा. कि आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर एक्चुअली एसआई यूनिट में रहेगा. वो आंसर एक्चुअली एसआई यूनिट में रहेगा. एसआई यूनिट मतलब जूल में रहेगा. देन वो जूल वाले जो आंसर है उसको डिवाइड करना है 1.6 into 10 raised to minus 19 के वैल्यू से, देन आपको आंसर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर सेकंड केस में उन्होंने फ्रीक्वेंसी दिया है 4 into 10 raised to 15 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी से पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा. सेकंड केस, ये लाइन के नीचे सेकंड केस है. वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. स्पीड की जगह पे 3 into 10 raised to 8 डाल दीजिए. फ्रीक्वेंसी की जगह पे 4 into 10 raised to 15 डाल दीजिए. इसको सॉल्व करके जो भी मिलेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स के अंदर लैम्डा की जगह पे उसके वैल्यू को डाल दीजिए. फिर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. सो इस तरह आप लोग आंसर निकाल सकते हैं. आपको आंसर मिल जाएगा 12.07 into 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको सेम स्टोरी, आप जब इनिशियली सॉल्व करेंगे तो आपको जूल में आंसर मिलेगा, फिर उसको कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे. आई बिलीव इतना क्लियर है सभी को. एंड फॉर्चुनेटली इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स ना यही फॉर्मूले पे बेस्ड होती है. जो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया ना, उसी फॉर्मूले पे सारे के सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड है. सो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
ओके हाँ, एटलीस्ट ये एमिशन रिलेटेड चीजें है ना, इस पे तो ये इसके सारे के सारे प्रॉब्लम्स तो उसी पे बेस्ड है। आई बिलीव सभी को समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ। अभी देखो हमने सीखा है कि भाई एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल अगर होगा तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे हम जैसे ही लाइट या फिर सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेंगे विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर रहेगा अपना फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो ऑटोमेटिकली उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होती है, जिस वजह से करंट फ्लो होती है। इसके एप्लीकेशन के तौर पे हम लोग ने क्या बनाया है देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट ड्राइंग मतलब टॉपिक का नाम भी बता देता पहले। The application which we have designed for this is called as photocell। तो बोलते हैं फोटोसेल। तो डायग्राम में बना देता हूँ आपके सामने। तो ये रहेगा एमिटर ई और ये रहेगा कलेक्टर सी। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, अभी ये फोटो सेल मतलब ऐसा एक डिवाइस है जिसपे हम लोग नीचे सॉरी पावर सप्लाई लगाएंगे एंड यहाँ पर एक एमीटर लगाएंगे ताकि हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो पावर सप्लाई जरूर है, आप तो जानते हो कि पावर सप्लाई जरूर है, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन नहीं है दैट मीन्स जब तक ये लोग दोनों काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक तो भाई कोई टेंशन नहीं है, ये एमीटर में कोई भी करंट फ्लो डिटेक्ट नहीं होगा, है कि नहीं। अब एमीटर में अगर कोई करंट फ्लो डिटेक्ट इनिशियली नहीं होगा तो ये माय डियर चिल्ड्रन, मैं बता रहा था कि ये सेक्शन जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक तो करंट फ्लो नहीं होगा, ये बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पर एमीटर में करंट फ्लो जीरो होगा। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर लाइट गिरा, ये रहा लाइट इधर गिरा, कहाँ से गिरेगा, ऑब्वियसली लाइट बाहर से आएगा, बाहर से लाइट इधर गिरे, लाइट हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जो भी हो, वो यहाँ पर जब गिरेगा, वो जब गिरेगा तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेंगे। जब तक वो लोग गिरेंगे नहीं तब तक तो ट्रैवल करना शुरू नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये लोग गिरेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करने की वजह से आप लोग जानते हो कि यहाँ पर करंट फ्लो डिटेक्ट हो जाएगा एंड तब तक करंट फ्लो डिटेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, जैसे ही रे गिरती है वैसे ही करंट फ्लो होती है, रे अगर नहीं गिरती है तो करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम ये डिवाइस को एक सेंसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेंसर में करंट फ्लो तभी होगा जब इसके ऊपर रे गिरेगा, मानते हो। यस सर। यस, सो photocell is the application of photoelectric effect which is used as या फिर which can be used as a sensor which will pass current only if any electromagnetic wave hits the emitter plate।
इसलिए उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर हिट होगा किस पे, फोटो सेल के एमिटर प्लेट पे, तब जाके करंट फ्लो होगा फोटो सेल के अंदर, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। Therefore, ये जो एप्लीकेशन, ये जो बिहेवियर है इस फोटो सेल का, इसी वजह से हम इस फोटो सेल को यूज कर सकते हैं एज अ डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर पाएगा। ओके, अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर हो सकती है बता देता हूँ। फोटो सेल कैन बी यूज इन बहुत सारे एप्लीकेशन है। सबसे पहली बात, बर्गलर अलार्म पे यूज कर सकते हैं। अब बर्गलर अलार्म बेसिकली क्या होता है, आपने शायद देखा होगा मूवीज एंड ऑल में, ऐसा होता है कि भाई एक डोर होगा, ओके, ये डोर के अंदर अगर कोई मुस्लिम घुस रहा है कि नहीं करके चेक करना होगा, तो यहाँ से एक रे यहाँ पर पास होती है, एंड ये रे इधर फोटो सेल रिसीव करती है, ओके, कंटिन्यूसली रिसीव करती है। जैसे कोई इंसान इसको कट करके जाता है, तो वैसे ही ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो उसमें बेसिकली ये सेंसर जान जाता है कि भाई कोई तो कट किया। कैसे जान जाता है, जब भी कोई इंसान यहाँ से पास होता है, ये जो रे कंटिन्यूसली इधर एमिट हो रही थी, तो कंटिन्यूसली इधर से गिर रही थी, कंटिन्यूसली रे जब गिर रही थी, तो इसके अंदर कैसे करंट फ्लो कंटिन्यूसली होता है, वैसे इस सेंसर के अंदर कंटिन्यूस करंट फ्लो था, तब था जब कोई भी पास नहीं हो रहा था। जैसे कोई इंसान पास हो गया, वैसे एक सेकंड के लिए इसके अंदर का करंट फ्लो बंद हो गया, क्योंकि एक सेकंड के लिए जो रे इधर आना था वो कट हो गया। तो जब भी इधर इधर का करंट फ्लो बंद होता है, वैसे इमीडिएटली अलार्म शुरू हो जाता है। इस तरह हम लोग इसको बर्गलर अलार्म के अंदर यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद कंटिन्यूशन में अगर देखेंगे, burglar alarm sensors on the elevator, एलिवेटर के अंदर एलिवेटर डोर्स, आप तो जानते होंगे ना, आजकल के एलिवेटर के डोर्स जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होते हैं, है कि नहीं? एक बार ओपन हो गया वो 10 सेकंड या कुछ 3 सेकंड, जितना भी सेकंड जो वो वेट करता है, वेट करने के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है कि नहीं? तो उसके अंदर भी सेम सिस्टम होता है। ये डोर जो होती है, डोर के एक कोने से दूसरे कोने पे अल्ट्रावायलेट रेज भेजा जाता है, एंड कंटिन्यूस भेजा जाता है। अगर 3 सेकंड तक ये सेंसर ने अल्ट्रावायलेट रेज को देखा, मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो हुआ, तो सेंसर समझ जाता है कि भाई जिनको भी घुसना तो घुस के हो गया, 3 सेकंड से कोई घुस ही नहीं रहा है अंदर। तो दैट मीन्स वो फिर डोर बंद करना शुरू कर देगा। लेकिन उसके बीच में अगर कोई बंदे ने हाथ इधर से घुमा दिया, तो इधर रे कट हो जाएगा, रे कट हो जाएगा तो करंट बंद हो जाएगा। तो वो समझ जाता है कि भाई कोई तो अंदर घुसने की या बाहर जाने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स डोर को बंद नहीं करना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड ट्रैक फ्रॉम द फ्रॉम वीडियो फिल्म्स। तो वीडियो फिल्म के अंदर भी ऐसे ही होता है, यही सेम सेंसर के सपोर्ट से हम रिप्रोड्यूस करते हैं साउंड ट्रैक को। अब मैं बताता हूँ कि वो कैसे। अरे बाप रे, अब मैं उसका भी जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई वो कैसे होती है। कि होता क्या है, मान लेते हैं कि भाई ये पुराने फिल्म की बात कर रहा हूँ। ये पुराने फिल्म में ये कोने में साउंड ट्रैक होता है, ओके, ये कोना जो होता है, कोने में साउंड ट्रैक होता है। अब होता क्या है, जैसे साउंड रिकॉर्ड होते हैं उसके हिसाब से ये फिल्म की अगर ऐसा कुछ ना तो ऐसा मतलब थिकनेस को कम जा रहा है, इधर थिकनेस कम रहेगा, इधर थिकनेस ज्यादा रहेगा, इधर थिकनेस कम रहेगा, थिकनेस ज्यादा, थिकनेस कम, ऐसा थिकनेस को फ्लक्चुएट करते हैं। ओके, फिर बाद में जब इसको वीडियो प्लेयर के अंदर डालते हैं, तो वीडियो प्लेयर के अंदर ये फिल्म की वजह से उसको वीडियो मिल जाता है, वीडियो क्या है करके। और ये कोने में जो थिकनेस कम ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ से जब रेस आर पार हम भेजते हैं, यहाँ से हमको रे को आर पार अगर भेजेंगे, इधर एक फोटो सेल होता है, ये फोटो सेल इधर एक पड़ा रहता है, ओके। इधर से रे जब आर पार भेजते हैं, तो जहां पर भी पतला एरिया रहेगा वहां से ज्यादा रे पास होगा, ज्यादा रे पास होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होगा, मतलब ज्यादा करंट पास होगा। तो इधर से ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो फिर जो सेंसर इससे जुड़ा हुआ रहता है उसको समझ जाता है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट करना है। जहां पर भी थिकनेस ज्यादा रहेगा उधर से रे कम पास होगा, रे कम पास हो गया तो फिर वो सेंसर इधर से करंट कम पास होगा, करंट कम पास होगा तो इसमें से पता चल जाता है कि भाई लो फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट करना है। तो हमारा जो प्लेयर होता है, वो प्लेयर साउंड को साउंड को रिप्रोड्यूस करता है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिकनेस, इसका थिकनेस कम ज्यादा होने के अनुसार
साउंड को वापस रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो ये पुराना टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली नया टेक्नोलॉजी नहीं है। आजकल तो पेन ड्राइव यूज होता है, तो ये तो बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, ये टेप वाला टेक्नोलॉजी है। तो टेप वाले टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें यूज की जाती है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, बाकी सब तो यार जो भी टाइप के लाइट सेंसर्स, हाँ लाइट सेंसर्स की अगर बात करें तो मैं बोलूँगा एनी टाइप ऑफ लाइट सेंसर्स। अब लाइट सेंसर्स कहाँ का यूज करते हैं पता है? एक तो अपने रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर्स के डोर के बारे में तो आपको पता ही होगा। रेफ्रिजरेटर का डोर आप ओपन करो तो अंदर का लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अब बंद करने की कोशिश करो, बंद करने के जस्ट पहले वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वहां पर जो हम यूज करते हैं लाइट सेंसर यूज करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। ओके, लाइट सेंसर होता है। फिर उसके अलावा वो डोर के इधर एक बटन भी होता है, मतलब लाइट सेंसर इज वन ऑप्शन। उसके अलावा डोर के इधर एक डोर के कोने में एक बटन भी होता है, जो बटन भी इसको काम इसके लिए यूज किया जाता है। लाइट सेंसर का दूसरा एक ऑप्शन जो है ना, अपना टेलीफोन। अपना टेलीफोन पे भी ये लाइट सेंसर यूज किया जाता है। अपने टेलीफोन में तो बहुत सारे सेंसर्स है, मोशन सेंसर, एक्सीलरोमीटर एंड लाइट सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स है। उसमें से एक सेंसर है ये लाइट सेंसर। तो आप जब कॉल लगाते हो, कॉल लगा के जब आप फोन को कान पे लगाते हो तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्रीन बंद हो जाता है। बेसिकली वो लाइट को ही सेंस करता है कि लाइट कितना कम हो गया। ओके, तो लाइट पहले थोड़ा था, उसके बाद आपने कान में लगा तो लाइट थोड़ा कम हो गया, तो लाइट जैसे कम हो जाता है वो इमीडिएटली समझ जाता है कि भाई अपने को स्क्रीन बंद करना है। लेकिन हाँ, लाइट सेंसर अकेला ही नहीं, उधर मोशन सेंसर भी काम आता है। तो मोशन सेंसर लाइट सेंसर मिलके डिसाइड करते हैं कि स्क्रीन को बंद करना है या बंद नहीं करना है। तो वहां पर भी हम लोग फोटोसेल यूज कर सकते हैं। चलिए, फोटोसेल तो एनीवे पुराना सेटअप है। आजकल तो फोटोसेल नहीं, आजकल फोटो डायोड यूज करते हैं, जो थोड़ा और एडवांस सेटअप है। बट स्टिल हमारे स्टडीज में है बोल के फोटोसेल हम लोग स्टडी करते हैं। प्लीज नोट इट डाउन।